एक ऐसा कमजोर बच्चा जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है और न ही कोई क्लास है, यानी कि ये बच्चा सच में काफी कमजोर है, पर फिर भी इसके सामने जो भी मुसीबतें आती हैं, ये उन सभी का सामना करता है और काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और आज ये लोग काफी खुश हैं क्योंकि आज ही इस बात का फैसला होने वाला है कि उनके बच्चे के पास कौन सी क्लास है। और ये छोटी बच्ची भी अपने भाई को लेकर काफी खुश होती है, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी अपने बच्चे को लेकर काफी नर्वस होते हैं। उसकी मॉम ये कहती है कि हाँ, मैं भी अपने बेटे को लेकर काफी नर्वस हूँ, मैं नहीं जानती कि आज क्या होगा। अरे हाँ, मुझे अपने छोटे भाई के ऊपर पूरा भरोसा है, उसकी क्लास काफी अच्छी होगी। जिसके बाद हमें क्लास के बारे में बताया जाता है जो कि एक गॉडेस की तरफ से दी जाती है और जब भी कोई बच्चा 10 साल का हो जाता है तो गॉडेस उसे एक क्लास देती है और इसी से ही ये बात डिसाइड होती है कि वो बच्चे आगे चलकर क्या करने वाले हैं, यानी कि कौन सा बिजनेस अपनाने वाले हैं, I mean, कौन सा काम। अभी सारे के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक चर्च में आ जाते हैं क्योंकि आज ही वो दिन है जब इन सारे बच्चों को ये पता लगने वाला है कि वो आगे चलकर क्या करेंगे। सारे बच्चे एक एक करके आगे आओ और अभी सारे बच्चे एक एक करके आगे आ रहे होते हैं और ये प्रेस सभी को बताते हैं कि तुम आगे चलकर एक सुनार बनोगे, यानी कि मोटे पैसे कमाने वाले, और तुम एक लकड़हारे। ऐसे करते करते अब बारी आती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की और सारे लोग इसी को देखकर ही बातें कर रहे होते हैं कि ये तो स्वॉर्ड मास्टर और एक मीच का बेटा है तो इसकी क्लास काफी ज्यादा होगी, यानी कि काफी अपर लेवल की। जैसे वो आगे जाता है तो ये प्रेस्ट उसके सर पर हाथ रखकर ये कहते हैं, ये बात काफी अजीब है कि मैं तुम्हारी क्लास पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं भी ये जानता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये सुनते ही सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बच्चे की मॉम और डैड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इस बच्चे की कोई भी क्लास महसूस क्यों नहीं हो रही है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये बच्चा अपने घर पर आ जाता है और वैसे इस बच्चे का नाम है एरल जो कि अपनी मॉम और डैड के सामने शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी मॉम और डैड उसे काफी दिलासा दे रहे होते हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, बस घर छोड़कर भागना मत। अरे हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। अब उसकी बड़ी बहन भी यहाँ पर आ जाती है, अरे भाई चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। अरे हाँ, मैं जानता हूँ। एरल अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है कि जब वो छोटा बच्चा था तभी से वो अपनी मॉम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी मॉम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो उसे काफी जोर से मारा करती थी जिससे एरल पता नहीं कहाँ उड़कर चला जाता था और उसकी मॉम उसे ढूंढती रह जाती थी। प्रेजेंट में वो इन सभी को ये बता रहा होता है कि वो क्लास में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और ये सारी चीजें उसके लिए यूजलेस हैं। मैं बिना क्लास के भी एक काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ और उसके लिए मुझे अपनी स्किल्स पर काफी मेहनत करनी होगी क्योंकि मैं स्किल्स पर बिलीव करता हूँ, न कि क्लास पर। ये सुनते ही उसके फैमिली वाले काफी खुश हो जाते हैं कि उनका बच्चा काफी समझदार हो चुका है, जिसके बाद वो दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। फिर हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये दोनों बच्चे ही काफी खुश हैं। एक बच्चा ये कहता है कि जब से हमें हमारी क्लास मिली है तो हमारी बॉडी काफी हल्की हो चुकी है और हमें ये शॉर्ट चलाने में काफी आसानी हो रही है, ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है। अब वो ये नोटिस करते हैं कि एरल भी यहाँ पर आ चुका है। अरे ओए, ये तो वही बच्चा है जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है। तो क्या हुआ अगर मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है, तब भी मैं तुमसे काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन हूँ। हाँ फिर बेटे आजा, देखते हैं कौन जीतता है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक और चीज के बारे में बताया जाता है जो कि है ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग्स गॉडेस से हमें मिलती हैं। एरल ये बताता है कि जब भी हम छोटे होते हैं तो गॉडेस हमें ये ब्लेसिंग्स देती हैं जिससे हम किसी भी अटैक से काफी आराम से बच सकते हैं और उसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन अगर सामने वाले का अटैक काफी जोर से लगाओ तो ये ब्लेसिंग भी टूट सकती है और तुम्हें काफी हार्म हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर एरल इस बंदे के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है और इसे ये समझ आ जाता है कि वो एरल से जीत नहीं पाएगा। तभी वो चिल्लाता है और उसका दूसरा दोस्त भी मैदान में कूद जाता है, पर एरल काफी आराम से इन दोनों को सबक सिखा देता है, यानी कि इन दोनों को ही हरा देता है। ओए, तुमने हमारे साथ चीटिंग की है, जब हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं था तो तुमने हमारे ऊपर अटैक किया। तुम दोनों ही ये फालतू की बकवास करना बंद करो। अगर तुम दोनों हार चुके हो तो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। जैसे ही ये दोनों बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं तो यहाँ पर एक और बच्चा खड़ा हुआ होता है जिसको देखकर ये दोनों बच्चे ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं। एक बच्चा ये कहता है, अरे यार ये तो वही है। अब ये लड़का आगे आ जाता है और एरल से ये कहता है, तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मेरे साथ एक डुएल करने के लिए तैयार हो। एरल भी इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। एरल उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के बारे में जानता हूँ, वो हमेशा ही मेरी मॉम से हेल्प मांगने के लिए आते हैं। और ये सुनते ही इस बच्चे को काफी गुस्सा आ जाता है। मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे डैड काफी स्ट्रॉन्ग हैं, पर उन्हें वो दर्जा नहीं मिला जो कि तुम्हारी माँ को मिला है और मुझे इस बात से काफी चिढ़ है। ये सारी ही तुम्हारी माँ की गलती है। अब
अबे ओए, मेरी माँ को रिस्पेक्ट इसीलिए मिलती है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? मुझे ये सारी बकवास नहीं सुननी, मैं बस तुमसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस के लड़के हो तो तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट होगा, तो आ जाओ मैदान में। तो चलो फिर मैं भी अपनी माँ के लिए फाइट करूंगा। अब अगली सीन में इन दोनों के बीच में एक डुएल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर इरल इस बच्चे को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ये बच्चा भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि सच में ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्किल्स भी काफी कमाल की हैं। इरल भी इस बात को जानता है कि सामने वाला ओपोनेंट इतना भी कमजोर नहीं है, पर मेरे पास काफी सारी ओपनिंग्स हैं, तो मैं इसे काफी आराम से हरा सकता हूँ। जैसे ही इरल उसके ऊपर अटैक करता है तो वो इस अटैक को काफी आराम से डॉज करके इरल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। तुमने ऐसा कैसे किया? एक साथ 2 अटैक्स। अब वो चलते हुए इसके पास आता है और अपनी स्वॉर्ड को इसके सामने रखकर ये कहता है कि तुम इस फाइट को हार चुके हो और मैंने एक साथ 2 स्लैश किए। और इरल इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि ये इंसान एक साथ 2 स्लैशेस कैसे कर सकता है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे उठाने का काफी ट्राई कर रही होती है, पर वो अपनी बहन को देखकर दोबारा से सो जाता है। मेरे पास तुम्हें उठाने का एक और तरीका है, तो चलो मैं तुम्हें किस करती हूँ। अभी वो साइड हो जा, ये क्या कर रही है 7वीं फेल। ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं और फिर हमें इसकी मॉम को दिखाया जाता है, जिन्होंने इन दोनों के लिए खाना लगा दिया है। तो चलो खाना रेडी है। नाश्ता करते हुए उसकी बहन इरल से कहती है कि आज तुम फिर से ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले हो। अरे हाँ, मैं जा रहा हूँ। अरे वाह, सच में तुम कमाल के हो, तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, उसके बावजूद भी तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और काफी डेडिकेटेड भी। जैसे ही इसकी बकवास दोबारा से स्टार्ट होती है तो इरल यहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही उसकी बहन काफी उदास हो जाती है, तो उसकी मॉम उसे लेकर एक अलग सी जगह पर आ जाती है, जहाँ पर काफी सारी टूटी हुई स्वॉर्ड्स पड़ी हुई होती हैं। उसकी मॉम ये बताती है कि इरल रोज प्रैक्टिस करता है और एक स्वॉर्ड यहाँ पर लाकर रखता है और इन स्वॉर्ड्स की हालत काफी खराब है, यानी कि इरल काफी मेहनत कर रहा है। ये सुनते ही उसकी बहन के अंदर भी मोटिवेशन आ जाती है और फिर हम दोबारा से इरल को देखते हैं, जो कि जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर हम एक गॉब्लिन को नोटिस कर रहे होते हैं और वो अचानक से ही इरल पर अटैक कर देता है, पर इरल उसके ऊपर डबल स्लैश का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में उसे हरा देता है। जिसके बाद उसे यहाँ पर एक काफी भयानक आवाज सुनाई देती है और वो ये समझ जाता है कि पक्का उसके आसपास कोई न कोई मॉन्स्टर है, जो कि गांव की तरफ जा रहा है और इरल भी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। पर तभी उसे यहाँ पर एक बच्ची की आवाज आती है और वो ये डिसाइड करता है कि पहले वो इस बच्चे की जान बचाएगा। वहाँ जाते ही इरल ये देखता है कि उसके सामने वही बच्चा है जिसके साथ उसने डुएल किया था और इस मॉन्स्टर ने उसकी काफी गंदी बैंड बजाई हुई है और ये उसे मारने ही वाला है। इरल ये सोचता है कि मुझे बस एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना है ताकि मैं इसे जान से मार पाऊं। जैसे ये मॉन्स्टर इस बच्चे पर अटैक करता है तो इरल पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। आखिरकार तुमने ये कैसे किया? और ये बोलते ही वो बच्चा बेहोश हो जाता है। इरल उसे होली वाटर ऑफर करता है, जिसे पीने के बाद वो दोबारा से सही हो जाता है और इरल के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर को मारने के लिए डबल स्लाइस टेक्निक का इस्तेमाल किया। और वो ये पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी ये टेक्निक कहाँ से सीखी? वो बस मैंने तुम्हें इसे यूज करते हुए देखा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, जिसके बाद मुझे ये टेक्निक काफी आराम से आ गई। ये सुनते ही वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है। तो चलो फिर, मैं तुम्हें दोबारा से हराने के लिए एकदम तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पहले एक बार हार चुका हूँ तो दोबारा से हार जाऊंगा? मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इसके लिए अब बिल्कुल तैयार हूँ। फिर से इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर इरल ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल करता है। ये बंदा उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि तुम ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और तुमने ये कहाँ से सीखा? मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इसे मैंने इन्वेंट किया है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इरल इसे हराने के बाद यहाँ से निकल जाता है। घर आने के बाद ये सारे एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उसी बंदे के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसे इरल ने कुछ टाइम पहले हराया है। ये सारे बातें करते हैं कि वो लड़का ब्रिस्किया जा रहा है, जहाँ पर एक स्वॉर्ड्समैन के लिए काफी कुछ है। अब इरल की मॉम ये बताती है कि मैंने भी वहाँ पर काफी लंबे टाइम तक काम किया है, वो जगह एक स्वॉर्ड्समैन के लिए काफी अच्छी है। ये सारी बातें जानने के बाद इरल भी वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। अब अगली सीन में हम एक कार्ट को देखते हैं, जिसके अंदर काफी सारे बंदे बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं और जो बंदा इस कार्ट को चला रहा होता है वो ये कहता है कि तुम सारे ध्यान दो, हम काफी जल्दी ब्रिस्किया पहुँचने वाले हैं। यानी कि ये सारे लोग ब्रिस्किया जा रहे हैं। अब ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। ये लड़की एक बंदे से ये पूछती है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो? वो ये बताता है कि मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ और मैं वहाँ पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसे सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स कहा जाता है, तो मेरा वहाँ पर जाना बनता है। ये लड़की कहती है कि वो भी एक डुअल स्वॉर्ड्समैन है और काफी अच्छी तलवारबाजी जानती है। ये सुनते ही वो आदमी भी अपनी तारीफों की पुल बांधने शुरू कर देता है। ये लड़की उससे कहती है कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों टीम अप कर लेते हैं। अरे क्या टीम अप, वो भी तुमसे? मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं कर सकता क्योंकि तुम काफी छोटे छोटे कपड़े पहनती हो। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। ये
बंदा कहता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ही काफी स्ट्रांग हो, क्या तुम पहले इन्हें खत्म कर सकते हो? और जैसे ही वो सामने देखते हैं तो यहाँ पर काफी सारे ओगर्स खड़े हुए होते हैं जो काफी झुंड में हैं। और इसी कार्ट में एक लेडी होती है जो इस स्वॉर्ड्समैन से कहती है कि तुम तो एक स्वॉर्ड्समैन हो, प्लीज हमारी जान बचाओ। अभी हट यहाँ से, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद ये डुअल स्वॉर्ड्समैन भी यहाँ से भाग जाती है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि इस कार्ट में एक और बंदा होता है जो कि जाते ही इन सारे के सारे ऑगर्स को मारना शुरू कर देता है। ये बंदा और ये लेडी इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा काफी तेजी से मूव कर रहा है, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी इस बच्चे को फॉलो नहीं कर पा रही हैं। सच में ये बच्चा एक काफी अच्छी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे ऑगर्स इस बच्चे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऐसे में इस स्किल का इस्तेमाल करना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। जिसके बाद ये बच्चा सारे के सारे ऑगर्स को काफी आराम से मारना शुरू कर देता है। ये बंदा भी उसे देखकर काफी शॉक्ड होता है कि सच में ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो इन सारे के सारे ऑगर्स का काम 25 कर देता है। ये बंदा उससे कहता है, अरे वाह बच्चे, तुम तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम ब्रिस्किया जाना क्यों चाहते हो? मैं वहाँ पर इसीलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। ये सुनते ही सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी ही काफी स्ट्रॉन्ग है और ये कोई और नहीं बल्कि ईरल है। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईरल अपनी मॉम के सामने स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो रही होती है कि ये छोटा सा बच्चा डुअल स्लैश का इस्तेमाल कर सकता है और फिर भी इसके पास कोई भी स्किल नहीं है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ईरल अपनी मॉम से ये कहता है कि वो उनसे सारी की सारी शॉर्ट स्किल्स सीखना चाहता है, इससे पहले वो ब्रिस्क किया जाए। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्या सच में? और उसे सिखाने के लिए मान जाती है। यानी कि ईरल प्रेजेंट में जिन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है वो उसे उसकी मॉम ने सिखाई है। जिसके बाद ये ब्रिस्किया पहुंच जाते हैं, यानी कि द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड्समैन होते हैं और ईरल उन सभी को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। यहाँ तक कि वो इस बंदे के बारे में भी पता लगा लेता है कि ये बंदा भी एक स्वॉर्ड्समैन है और वो ये कहता है कि शायद मैं पकड़ा गया। ऐसे ही इन दोनों की बातें चलती रहती हैं। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे गिल्ड्स हैं जो कि सभी को अपनी तरफ बुला रहे हैं ताकि वो उनके गिल्ड में शामिल हो पाएं। पर ईरल नाक की सीध में एकदम सीधा जा रहा होता है। पर जैसी एक लड़की उससे आकर टकराने वाली होती है तो ईरल उससे बच जाता है। वो लड़की उससे ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है। अरे हाँ, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मैं किसी गिल्ड को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनते ही वो लड़की काफी खुश हो जाती है और ईरल को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए अलग अलग तरह के पैतरे आजमा रही होती है। पर ईरल उसे साफ मना कर देता है कि मैं किसी ऐसे गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता जो काफी कमजोर हो। वैसे अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो तुम मेरे साथ डेट पर भी जा सकते हो, चल बे इस साइड हो। और ये सुनते ही वो काफी शॉक्ड हो जाती है और उसे 440 वाट का झटका लगता है। ईरल यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता है पर ये लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब ईरल उसे ये पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड कौन सा है? मेरे ख्याल से उसका नाम है ब्लैक सॉर्ड, जिसके अंदर काफी खतरनाक मेंबर्स हैं। ये सुनते ही ईरल उस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि ये सारे के सारे बंदे उसी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब ईरल की बारी आ जाती है। ये बंदा उसे पूछता है, बताओ बच्चे तुम्हारी क्लास कौन सी है? मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है तो तुम इस गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर बस वही स्वॉर्ड्समैन आते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसे ही वो अलग अलग गिल्ड्स में जाता है पर सारे के सारे गिल्ड्स उसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। वो बैठे हुए ये सोचता है कि लगता है मुझे अपनी मॉम के ही लेटर का इस्तेमाल करना होगा। पर तभी वो लड़की दोबारा से यहाँ पर आ जाती है और ईरल से ये कहती है, क्या अब तुम हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार हो? अरे यार तुम तो पीछे ही पड़ गई, एक नंबर की चिपकू हो। वो उसे मनाने का काफी ट्राई कर रही होती है कि ईरल किसी भी तरीके से उसके गिल्ड में शामिल हो जाए, यहाँ तक कि वो उसके सामने सर को भी झुका लेती है। पर ईरल यहाँ से गायब हो जाता है। वो फाइनली इस गिल्ड को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाता है। वो लड़की दोबारा से उसके सामने आ जाती है और उसे ये बताती है कि ये वही गिल्ड है जिसके बारे में वो बातें कर रही थी। ईरल ये सुनते ही काफी हैरान हो जाता है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो वो उसकी बातें मान लेता है। अब ये लड़की उसे लेकर गिल्ड में आ जाती है जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बाटली पी रहा होता है और ये इस लड़की के डैड हैं। तुम ये किसे लेकर यहाँ पर आ गई हो? इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। और ये बोलते ही वो यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों की बातों से एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये बंदा ही डुअल स्वॉर्ड्स किंग है। अब ईरल सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देता है, यानी कि अब वो इस गिल्ड का मेंबर बन चुका है। पर जैसे ही लड़की उसके फॉर्म को देखती है तो यहाँ पर कोई भी क्लास मेंशन नहीं होती और वो ये पूछती है कि तुमने अपनी क्लास यहाँ पर क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैं क्लासलेस हूँ। ओ अच्छा, क्या सच में? इसे अब भी ईरल के ऊपर यकीन नहीं आता कि ये बंदा क्लासलेस है। और जैसे ही वो अपना आधार कार्ड दिखाता है जिसके ऊपर ये साफ साफ मेंशन होता है कि ये बंदा क्लासलेस
क्लासलेस है। तो इस लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। मैं तुम्हारे पीछे बार बार घूम रही थी ताकि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, पर तुम तो क्लासलेस हो। और ये उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। और तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और ये उसे देखते ही गले से लगा लेती है। पर ये लड़की इरल को देखकर उसे पहचान जाती है। वो ये कहती है, क्या ये तुम हो? अरे कौन तुम? ये लड़की उसे बताती है कि 5 साल पहले वो और एरल एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। और एरल ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है। क्या 5 साल पहले? वैसे 5 साल पहले मैंने एक लड़की के साथ ट्रेनिंग की थी जिसके बालों का कलर कुछ ऐसा ही था, पर तुम तो एक लड़की हो। अरे हाँ, मैं एक लड़की हूँ और मैंने अपने बालों को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अरे हाँ, देखकर लगता तो है कि बालों के साथ काफी कुछ बढ़ चुका है। ये सुनते ही वो थोड़ा सा ब्लश करती है और इरल को दोबारा से डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। अब ये दोनों एक दूसरे की आमने सामने खड़े होते हैं और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ये लड़की इरल पर दोबारा से डुएल स्लैश करती है तो इरल को ऐसा लगता है कि ये वही पुराना अटैक है जिसे वो काफी आराम से रोक सकता है। और जैसे ही वो इसे डॉज करता है तो इसके अंदर से 2 एक्स्ट्रा स्लैश बाहर निकलते हैं और इरल को लग जाते हैं। सच में ये कुछ नया था। वो इरल को अपनी स्वॉर्ड दिखाती है जो सच में काफी हैवी है। वो ये बताती है कि वो इसी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करती है और तुम इस स्वॉर्ड को उठा नहीं पाओगे। इरल उसकी सारी बातों को काफी गौर से सुनता है। ओ अच्छा, तो ये बात है, तो तुमने मुझे अपनी ताकत दिखा दी है, अब मेरी बारी है। ये सुनते ही वो दोबारा से इरल पर अटैक करती है, पर वो उसके सामने से गायब हो जाता है और अचानक से उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है कि तुमने ये कैसे किया। इरल उसे बताता है कि वो एक आफ्टर इमेज का इस्तेमाल कर रहा था और मैं तुमसे काफी आगे जा चुका हूँ, तो तुम मुझे मार नहीं सकती। अब वो एक एक करके इसके सारे के सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है, जिसको देखकर ये काफी हैरान हो जाती है कि इसकी स्पीड सच में काफी तेज है। इरल भी उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है, पर ये लड़की टस से मस नहीं होती और फाइट करते हुए ये अपने बारे में बताती है और इसका नाम है रेनर। वो ये नोटिस करता है कि इसकी जो डिवाइन प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा सॉलिड है और वो इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे रेनर एक ही झटके में हार जाती है। लिलिया भी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। इरल उससे कहता है कि भले ही तुम मुझसे हार गई पर तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी हो। ये सुनते ही रेनर यहाँ से भाग जाती है। अब पता नहीं इसे क्या हुआ। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इरल ने फाइनली इस गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है और लिलिया इससे काफी खुश हो रही होती है। इरल उसे ये पूछता है कि तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम्हारा गिल्ड पहले काफी स्ट्रांग था, तो अब ये कमजोर क्यों हो चुका है। लिलिया उसे बताती है कि उनकी गिल्ड के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि हम इसे काफी आराम से उतार सकते हैं क्योंकि आज से कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक मैच होने वाला है और अगर हम तीनों ने मिलकर ब्लैक स्वॉर्ड के 5 मेंबर्स को हरा दिया तो हमारा सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा और हम उसे काफी आराम से उतार सकते हैं। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम उन्हें काफी आसानी से हरा देंगे। शायद तुम नहीं जानते वो लोग हमसे काफी स्ट्रांग हैं। अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही लोगों से फाइट करना चाहता हूँ जो मुझसे काफी स्ट्रांग हो ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाऊँ। ये पियक्कड़ अंकल भी चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। अब इरल इस बात को सोचकर काफी खुश हो रहा होता है कि आखिरकार वो उसी गिल्ड में है जिसमें पहले उसकी माँ थी। इस तरफ लिलिया और रेनर बातें कर रहे होते हैं, तभी इरल यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है और साथ में ये बताता है कि कल रात उसे काफी अच्छी से नींद आई थी और वो एक बच्चे की तरह सो गया। लिलिया उन सभी को ये बताती है कि उनकी गिल्ड में 3 मेंबर्स हो चुके हैं, यानी कि वो आगे आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए वो काफी खुश होती है। इरल उससे पूछता है कि इसमें पार्टिसिपेट करके हम इतने पैसे कमा सकते हैं कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। अरे हाँ, इसमें हमें काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं जिससे हमारा सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा, यानी कि एकदम नील बट्टा सन्नाटा। रेनर को इस बात की चिंता हो रही होती है कहीं उनका सामना ई रैंक के एडवेंचरर्स से न हो जाए, पर लिलिया उसे समझाती है कि वहाँ पर ई रैंक के एडवेंचरर्स काफी कम हैं और ज्यादातर बी रैंक के हैं और हमारे पास भी 2 बी रैंक के एडवेंचरर्स हैं, तो हम उनका सामना काफी आराम से कर सकते हैं। ये सारी बातें बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और इरल उससे कहता है कि तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन काफी ज्यादा है और मुझे भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मेरी भी डिवाइन प्रोटेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। पर रेनर इस चीज के लिए मना कर रही होती है क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन गॉडेस की तरफ से दी जाती है और तुम उसे खुद ही बिल्ड नहीं कर पाओगे। पर इरल उसे समझाने का काफी ट्राई करता है कि मैं एक क्लासलेस हूँ और मैंने इतनी अच्छी स्वॉर्ड चलाना पहले ही सीख लिया है, तो मैं इसे भी बिल्ड कर सकता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और वो इसके लिए मान जाती है। अब इरल उससे कहता है तुम्हारे पास जो हैवी स्वॉर्ड है तुम्हें मुझे उससे हिट करना है, और रेनर को ऐसा लग रहा होता है कि ये काफी अजीब है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं और वो इसके लिए साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं और इरल इसकी स्वॉर्ड को काफी आराम से स्विंग कर रहा होता है।
रेनर ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये स्वॉर्ड सच में काफी हैवी है। अब एरल उसकी स्वॉर्ड को वापस कर देता है और उससे ये कहता है कि चलो अब शुरू हो जाओ, और वो अपने काम पर लग जाती है। तभी अचानक से लायला यहाँ पर भागती हुई आती है और इन सभी को ये बताती है कि उन सभी की फाइट ब्लैक ब्लेड से होने वाली है, जिसके अंदर सारे के सारे ए रैंक के मेंबर्स हैं। और ये सुनने के बाद वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक ब्लेड काफी खतरनाक लोग हैं। रेनर, जिसे हम आगे चलकर रायना कहने वाले हैं, उसकी ये सुनते ही काफी ज्यादा फट जाती है। तुम सच में मजाक कर रही हो ना? अरे नहीं, ये कुछ भी मजाक नहीं है, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें हरा देंगे। पीछे हम एरल को देखते हैं जिसकी हालत काफी गंदी हो चुकी है और लिलिया को ऐसा लगता है कि रायना उसकी काफी गंदी बैंड बजा रही है। अब यहीं से हमारी कहानी शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड्समैन इकट्ठे हो चुके हैं और ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि आज का ये मैच पुराने गिल्ड और आज के न्यू गिल्ड के बीच में होने वाला है, यानी कि ड्रैगन फैंग और आज के ब्लैक ब्लेड के बीच में। इसी बीच हम दो छपरियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैट लगा रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा? अरे वही ब्लैक ब्लेड, क्योंकि वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। लिलिया को ये सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और वो इनके ऊपर गुस्सा करने वाली होती है, पर वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है और एरल पर काफी गुस्सा करती है। लगता है ये लड़की पागल हो चुकी है, ये मेरे पीछे क्यों है? लिलिया यहाँ पर बैट लगाने का ट्राई कर रही होती है ताकि वो भी यहाँ से मोटे पैसे कमा सके, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो इन सभी को देखकर ही कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्लैक गिल्ड का मास्टर है जिसका नाम है जॉर्ज। लिलिया को उसकी बातें सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर काफी गुस्से से बातें कर रही होती है। अभी ओए, तुम यहाँ से निकल जाओ और हम तुम्हें हराने वाले हैं, तो जाओ यहाँ से। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं बैटल एरिना में जहाँ पर ये मैच स्टार्ट होने वाला है और एरल मैदान में आ जाता है। और जैसे सभी को ये पता लगता है कि एरल क्लास लेस है तो सारे लोग ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक काफी खतरनाक ओपोनेंट खड़ा हुआ है जिसको हराना काफी मुश्किल है। ये बंदा जो एरल के सामने खड़ा हुआ होता है वो एक ए रैंक का एडवेंचरर है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम भाग सकते हो, वरना मैं तुम्हारी काफी गंदी तरह से चटनी बनाने वाला हूँ। एरल उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है तो ये बंदा अपनी शॉट को एरल की छाती के आर पार कर देता है और काफी खुश हो रहा होता है। पर तभी एरल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, यानी कि ये एक आफ्टर इमेज थी। ये बंदा उसे हिट करने का बार बार ट्राई कर रहा होता है पर एरल उससे काफी आराम से बच जाता है। और तभी वो ये देखता है कि उसके सामने दो शैडोज हैं, पर तभी वो ये देखता है कि उसके पीछे एक और शैडो है और ये देखकर उसकी काफी ज्यादा फट जाती है कि ये बंदा तीन शैडोज को कैसे बना सकता है। ये इन तीनों ही इमेजेस को काटने का ट्राई करता है पर इनमें से कोई भी रियल एरल नहीं होता। वो अचानक से ही इसके पीछे आ जाता है और एक ही झटके में इसे नॉकआउट कर देता है और इसे इस बात पर बिलीव नहीं होता कि एरल ने ऐसा कैसे किया, यानी कि उसने 3 शैडोज कैसे बनाई। और तभी ये अनाउंसमेंट होती है कि ड्रैगन फैंग की तरफ से एरल इस मैच को जीत चुका है और ये सुनते ही सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बंदा एक क्लास लेस है और इसने इतने खतरनाक ओपोनेंट को काफी आराम से हरा दिया। पर यहाँ पर बैठे हुए किसी भी बंदे को इस बात पर यकीन नहीं आता कि एरल एक क्लास लेस है और तभी इस मैच को बीच में रोक दिया जाता है और सभी को एरल का कार्ड दिखाया जाता है जिसके ऊपर ये साफ साफ मेंशन था कि एरल एक क्लास लेस है और सारे बंदे इसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ए रैंक के अलग अलग बंदे आते हैं और एरल उन सभी को काफी आराम से मार रहा होता है। ये दोनों भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती हैं कि एरल सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने शायद से ही कोई टिक पाएगा। लिलिया इस बात से काफी खुश है कि एरल ने ब्लैक ब्लेड के 3 बंदों को हरा दिया है और अब बस 2 और बंदे बाकी हैं और वो ये कहती है कि बस 2 और। तभी ब्लैक ब्लेड की तरफ से चौथा बंदा भी मैदान में आ जाता है और वो एरल के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहा होता है और ये बंदा दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग है। अरे ओए बच्चे, ज्यादा बचने का ट्राई मत करो क्योंकि तुम हारने वाले हो। इस बंदे को इस बात के ऊपर भी यकीन नहीं होता कि एरल एक क्लासलेस है क्योंकि वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और उसे हराना इतना भी आसान नहीं है। और इसके बाद वो एरल के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करता है पर एरल उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। पर वो इसके अटैक से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि ये बंदा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा जैसे ही एरल पर अटैक करता है तो एरल उसकी स्किल को कॉपी कर लेता है और उल्टा ही उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर ये बंदा भी काफी हैरान हो जाता है कि तुम इतनी जल्दी इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, तुमने तो ये अभी अभी देखी है। जिसके बाद एरल इसकी शील्ड को उठा लेता है और यहाँ तक कि इसके सारे के सारे मूव्स और अटैक्स को कॉपी करना शुरू कर देता है। आखिर में वो इस बंदे के मूव्स को अपने अटैक्स के साथ कंबाइन करके इस बंदे को भी काफी आराम से नॉकआउट कर देता है। और अब बारी आ चुकी है मैदान में 5वें बंदे के साथ फाइट करने की और ये बंदा दिखने में एक समुराई लग रहा होता है जिसके पास एक कटाना भी है। एरल ये सोचता है अगर वो इसके ज्यादा पास गया तो वो इसे हार्म भी कर सकता है और लिलिया ये कहती है कि हम
हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा एरल उसे हरा देगा, बस उसे चीयर करो। अरे ओए बच्चे, क्या तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो? अरे अंकल, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने शुरू किया है। जिसके बाद एरल अपनी पोजीशन को ले लेता है। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मुझसे डिस्टेंस बना रहे हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर पाऊँ। तुम सच में काफी चालाक हो। अगले पल ये एरल के ऊपर कटाना से अटैक करता है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि उसने एरल की गर्दन को उड़ा दिया है, पर एरल उसके सामने से गायब हो जाता है और अचानक से ही उसके पीछे आ जाता है। सच में ये इम्पॉसिबल है, ये बच्चा अभी मेरे सामने था। इसी मौके का फायदा उठाकर एरल उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स करता है, जिससे ये बंदा आराम से नॉकआउट हो जाता है। रायना और बाकी सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि फाइनली एरल इस फाइट को जीत चुका है और यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ब्लैक ब्लेड के ऊपर काफी पैसे लगाए होते हैं और वो सारे के सारे पैसे डूब चुके हैं। लिलिया और रायना भी काफी खुश हो जाती है। अब लिलिया भागते हुए उसके पास आती है और जैसी वो उसे हक करने वाली होती है तो एरल सामने से हट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे अंदर अपनी बहन नजर आती है तो मैं तुमसे दूर रहता हूँ। रायना भी उसे हक करने के लिए यहाँ पर आ जाती है और एरल उससे कहता है कि मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, पर तुम्हें ये आर्मर हटाना होगा ताकि मुझे भी कुछ फील हो। जॉर्ज को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इस क्लासलेस बच्चे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद ये सारे एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने अभी अभी एक मैच को जीता है और यहाँ पर लिलिया सच में ड्रिंक कर रही होती है। एरल उसे पूछता है, क्या तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम ड्रिंक कर पाओ? अरे हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन भाई रायना आराम से बैठी हुई जूस पी रही होती है, पर लिलिया बार बार एरल को परेशान कर रही होती है। प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। अरे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैंने तुमसे पहले ही मना कर दिया है। लेकिन अब भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार परेशान कर रही होती है। एरल उसे साफ मना कर देता है कि उसे ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं है, उसे तो बस वो लड़कियाँ पसंद आती हैं जो कि रायना की जैसी हो। और वो ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है। क्या मैं? रायना उसे पूछती है कि मेरे पास ऐसा क्या है कि तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हारे पास ऐसा काफी कुछ है जो कि बाकियों में नहीं है। लिलिया ये सुनते ही थोड़ी सी परेशान हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को अपने सामान का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। तभी लिलिया के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो एरल के काफी पास आकर उसे मसाज देने का ट्राई करती है, जिसको देखकर रायना काफी गुस्सा हो जाती है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं इसे कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या मतलब? वैसे मुझे तुमसे मसाज नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं रायना से मसाज ले लूं। अब अगली सीन में रायना उसे काफी बुरे तरीके से मार रही होती है और उसकी हालत काफी खराब कर देती है। जिसके बाद लिलिया अपने डैड को लेकर यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहते हैं कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तुम हार जाओगे। पर लिलिया उन्हें बताती है कि वो सारे जीत चुके हैं, वो भी ब्लैक ब्लेड से। और वो ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने ब्लैक ब्लेड्स को हरा दिया, शायद उन्होंने तुम्हारे सामने बच्चे भेजे होंगे। लिलिया उनसे कहती है कि वो सारे के सारे लोग एक ग्रेड के थे। जिसके बाद वो नीचे एरल के पास आ जाते हैं। लिलिया उन्हें बताती है कि वो सारे काफी जल्दी अपने गिल्ड को वापस ले सकते हैं क्योंकि एरल उनके साथ है। पर वो ये कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, एरल को काफी जल्दी बड़े बड़े गिल्ड से ऑफर आने वाले हैं और मुझे जहाँ तक लगता है ये उनके साथ चला जाएगा। वैसे मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो कि अपने गिल्ड को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, और वैसे भी आपको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके गिल्ड के साथ क्या हो रहा है। जिससे वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और एरल को पकड़ लेते हैं। आखिरकार तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुम ये सारा कुछ नहीं जानते कि मैंने क्या क्या सहा है। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे वो सारा कुछ बताएं और दोबारा से अपने गिल्ड में वापस आ जाएं और सही से काम करें। लिलिया के डैड काफी गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और लिलिया एरल से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड है और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बातें मेरे डैड के दिल में घर कर जाएंगी। वैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है और मुझे अभी इस इंसान से काफी कुछ सीखना है। अब लिलिया उससे कहती है अगर तुम अपनी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें डंजन में जाना चाहिए। वो ये कहता है कि ये डंजन क्या होती है और लिलिया उसे समझाती है कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग होंगे और जब तुम उनका सामना करोगे तो तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और वो इस चीज के लिए मान जाता है। लिलिया उसे एक फॉर्म देती है पर एरल उसे फाड़ देता है। रायना उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अबे ओए, इसने मुझे मैरिज प्रपोजल का फॉर्म दिया था ताकि मैं उसके ऊपर साइन कर दूं। लिलिया उससे कहती है कि ये तो बस मजाक था। अच्छा मजाक, तो ये ले, ये रहा मजाक। अब अगले सीन में हम ब्लैक ब्लेड के लीडर को देखते हैं जो एक बंदे से बात कर रहा होता है और ये सारे उन्हीं बच्चों के बारे में बातें कर रहे हैं। वो ये कहता है कि कल ये सारे एक डंजन में जाने वाले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कल वापस लौट कर न आए। अब अगली सुबह जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो ये देखता है कि लिलिया उसके सामने बैठी हुई है और वो ये कहती है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें उठाने के लिए आई थी। और एरल उसे बांधकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये सारे एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं और लिलिया उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि यहाँ पर
पर सभी के रैंक डिसाइड किए जाते हैं और उसी के हिसाब से उसे डंजन में टेलीपोर्ट किया जाता है। वो ये भी कहती है कि वो और रायना दोनों ही अलग अलग फ्लोर्स पर हैं। एरल ये कहता है कि मैं भी उसी फ्लोर पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर रायना है, पर लिलिया उसे मना कर देती है कि ऐसा नहीं होता और वो उसके साथ चिपक कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर एरल उसे कहता है कि रायना भी हमारे साथ जाएगी। जैसे ये सारे डंजन में आते हैं तो उनके सामने 2 गार्ड्स आ जाते हैं और एरल उन्हें मारने का ट्राई करता है, पर ये सारे मरते नहीं हैं। रायना उसे बताती है कि ये सारे एक रोबोट के जैसे हैं, अगर तुम इन्हें मार भी दोगे तब भी ये चलते रहेंगे। एरल उसे कहता है तो चलो फिर मैं इनके पैर ही काट देता हूँ, जिसके बाद वो इसके पैरों को काट देता है और वो चल नहीं पाता। लिलिया और रायना ने भी अपना काम काफी अच्छे से कर लिया है। लिलिया काफी थक जाती है। हाँ शू, चलो मैंने इसे मार ही दिया। जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आता है और वो ये कहता है कि प्लीज मेरी जान बचा लो, मैं फंस चुका हूँ। ये सारे उसके पास जाते हैं और उससे ये पता करते हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है और वो ये बताता है कि मैं गलती से एक रूम में फंस गया था जहाँ पर एक काफी गंदा ट्रैप था और इसीलिए मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ। ये उन सभी से कहता है कि वो सारे इसकी हेल्प करें क्योंकि अब भी इसके दोस्त वहाँ पर फंसे हुए हैं। पर वो ये कहते हैं इसमें हमारा क्या फायदा? क्या फायदा? तुम अब भी इसमें फायदा ढूंढ रहे हो, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। और भाई ये कोई और नहीं बल्कि लिलिया होती है जो कि अपने फायदे की बात कर रही होती है। अगर मेरा इसमें फायदा है तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, वरना निकलो यहाँ से। ये बंदा उसे कन्विंस करने की काफी ट्राई करता है पर लिलिया उसकी बातें नहीं मानती। फिर थक हार कर वो लिलिया को काफी सारे पैसे दे देता है, पर एरल को ऐसा लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और दाल में पक्का कुछ न कुछ तो काला है। इस बंदे को चलते हुए देख एरल ये सोचता है अगर इतना मेरा ब्लड गिरा होता तो शायद से मैं भी सही से चल नहीं पाता, पर ये तो काफी अच्छी सी मूव कर रहा है। ये सारे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाते हैं। अब ये बंदा इस गेट को ओपन करता है जहाँ पर एक सिक्का पड़ा हुआ होता है और साथ में काफी सारा ब्लड भी। वो ये पूछते हैं तुम्हारे दोस्त कहाँ पर हैं? लिलिया जैसे ही इस कॉइन को उठाती है तो ये सारे टेलीपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये बंदा काफी इवल स्माइल करता है, ये सारी हमारी एक चाल थी और तुम इसके अंदर फंस चुके हो। पर इस जगह पर एक काफी बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि ये बंदा भी उन्हीं के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ये सारे टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आते हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये जगह उन सभी के लिए काफी न्यू है और लिलिया ने भी आज से पहले ऐसी जगह कभी भी नहीं देखी, न ही रायना ने। लिलिया इस बंदे के ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है और वो भी काफी पागलों की तरह बैठा होता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इन सभी के सामने एक अजीब सी चीज अपीयर हो जाती है और ये काफी हाई लेवल का स्वॉर्ड गॉड है। जैसे ये बंदा स्लैश करता है तो ये सारे नीचे झुक जाते हैं, पर इससे दीवार भी कट जाती है। यानी कि ये स्वॉर्ड गॉड काफी खतरनाक है जो कि किसी को भी काफी आराम से मार सकता है। एरल उसे देखकर ये सोचता है कि चलो इससे फाइट करने में काफी मजा आने वाला है और वो उसके साथ भिड़ जाता है और उसे बराबर की टक्कर दे रहा होता है। पर तभी हम ये देखते हैं कि ये स्वॉर्ड गॉड एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे लोग जमीन पर बैठ जाते हैं। पर एरल अब भी उसके सामने टस से मस नहीं होता और वो ज्यों का त्यों खड़ा होता है। फिर हमें एरल का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ इसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी मॉम उसे काफी हार्ड ट्रेनिंग दे रही होती है और वो ये बताती है कि ये एक ऐसी स्किल है जिससे तुम अपने ओपोनेंट को फ्रीज कर सकते हो, पर तुम्हें फ्रीज नहीं होना है और तुम्हें ये हिम्मत रखनी है कि तुम्हें खड़े रहना है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एरल इस स्वॉर्ड गॉड के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये सारे इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि एरल ने ये कैसे किया। वो बंदा ये सोचता है कि आखिरकार ये इंसान कौन है। एरल उन सभी से कहता है कि मेरे लिए ये सारा कुछ करना काफी आसान था और वैसे मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि मेरी मॉम ही स्वॉर्ड प्रिंसेस है। ये सुनते ही वो सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वैसे मुझे ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था। ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, यानी कि एक गेट जिससे ये यहाँ से बाहर जा सकते हैं। पर ये बंदा यहाँ से जाने से मना कर रहा होता है। लिलिया उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, पर मैंने तो तुम्हें फंसाया था तो मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, वो भी तुम्हारे साथ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। एरल को यहाँ पर काफी मजा आया तो तुम भी हमारे साथ चलो। बाहर ये सारे छपरी बात कर रहे थे कि उन्होंने उन तीनों को काफी आराम से फंसा दिया और साथ में अपने एक बंदे को भी। और ये सारी बातें लिलिया के डैड भी सुन लेते हैं। तभी यहाँ पर ब्लैक ब्लेड का लीडर आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि तुम्हारे सारे के सारे बच्चे डंजन में गए थे और शायद से वो सारे मारे भी गए। इससे वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने मेरा पहले ही एक हाथ ले लिया, क्या तुम अब भी शांत नहीं हो। तभी अचानक से वो सारे बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और काफी खुश होते हैं जैसे उन्हें काफी मजा आया हो। लिलिया के डैड उसे देखते ही गले से लगा लेते हैं और जैसे लिलिया ब्लैक ब्लेड के लीडर को यहाँ पर देखती है तो वो ये कहती
कहती है कि मैं इस बारे में काफी अच्छे से जानती हूँ कि ये सारा कुछ तुमने ही किया था, तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी बंदा काफी गुस्से में अपने रूम में आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि वो किसी को भी डिफीट कर पा रहा है? आखिरकार वो कौन है? तभी पीछे एक शॉर्ट से आवाज आती है कि तुम जो भी चाहती हो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तो आओ मुझे अपनाओ और वो सारा कुछ पालो जो तुम चाहते हो। लिलिया एक फॉर्म को देखकर काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि शॉर्ट गॉड टूर्नामेंट का फॉर्म आउट हो चुका है और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन से नाम इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये सारे ही नाम काफी बड़े होते हैं, जिससे वो काफी परेशान होती है। तभी एरल भी यहाँ पर आ जाता है और रायना उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लिलिया उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शॉर्ट गॉड बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। एरल कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही आगे जाएगा। अरे ओ ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो या डिमोटिवेट? रायना प्रे करना शुरू करती है। एरल उससे पूछता है क्या तुम अपने डैड को याद कर रही हो? और वो अपने डैड को याद करते हुए काफी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है और साथ में एरल के ऊपर भी गुस्सा हो जाती है। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे प्रे करने दो। लिलिया सारी की सारी जिम्मेदारियाँ एरल के ऊपर डाल देती है और वो ये कहती है कि जब भी हम मुसीबत में होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारी हेल्प करने के लिए आ जाओगे। तभी उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा और स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ जब तुम्हारे सामने मुसीबतें आएंगी जिनका तुम सामना नहीं कर सकती तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना है। लिलिया के जाते ही एरल और उसके डैड बातें कर रहे होते हैं। उसके डैड ये कहते हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं काफी लेट हो चुका हूँ, पर मैं अब भी शुरू कर सकता हूँ। यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है और शॉर्ट गॉड टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर हमें काफी सारी फाइट्स दिखाई जाती हैं, यानी कि शुरू में ही फाइट स्टार्ट हो चुकी है। इसी बीच हमें लिलिया का भी मैच दिखाया जाता है जो कि इस बंदे से काफी ज्यादा डर रही होती है और वो इससे हार जाती है और इसीलिए वो काफी उदास भी है। एरल उसके पास आकर उसका मजाक बनाने का ट्राई करता है, पर लिलिया उसके ऊपर ही गुस्सा हो जाती है और वो उसे समझाती है कि अब बस एक ही मैच बाकी है और तुम उसे हराकर फाइनल में जा सकते हो। फिर हम उसकी ओपोनेंट को देखते हैं और एरल ये सोचता है कि मैंने उस नाइट को काफी आराम से हरा दिया था, पर मैं इसके बारे में नहीं जानता कि इसके पास कौन सी स्किल है। अगली सीन में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और ये लड़की एरल से ये कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, तो अगर तुम हार जाते हो तो बाद में कोई भी बहाना मत बनाना। अभी मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ये लड़की एरल के ऊपर काफी सारी फायर बॉल से अटैक करती है, पर एरल उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉच कर रहा होता है और वो उसके ऊपर अपनी शॉट से भी अटैक करता है, पर ये लड़की उस अटैक को काफी आराम से काउंटर कर लेती है। ये लड़की इस बात को लेकर काफी घमंड में होती है कि एरल उसे कभी भी हरा नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। एरल ये सोचता है कि इससे लड़ना काफी मुश्किल हो सकता है, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट हो या फिर लॉन्ग रेंज। अब ये लड़की काफी गुस्से में आ जाती है और अपनी शॉट को पूरी तरह से फायर में कन्वर्ट कर देती है और एरल के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स कर रही होती है और इन अटैक्स की इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी, तो इसको ऐसा लगता है कि वो एरल से काफी आराम से जीत सकती है। पर कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि एरल एक जगह पर खड़े हुए उसके सारे के सारे अटैक्स को काफी आराम से काउंटर कर रहा होता है और उसके ऊपर एक भी अटैक टच नहीं होता। इससे वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है, तुम मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। तभी एरल उसके ऊपर डबल स्लैश करता है और अचानक से उसके पीछे आ जाता है और एक ही झटके में उसे नॉक आउट कर देता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिलिया अपने डैड को उठाने का ट्राई कर रही होती है ताकि वो फाइनल का मैच देखने के लिए जा सके, पर वो जाने से मना कर रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जॉर्ज से काफी डर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बस मन नहीं है और इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है और ये दोनों ही हंसते हुए आगे जा रहे होते हैं। इस तरफ रायना इस टूर्नामेंट को लेकर काफी नर्वस होती है। तभी एरल उसके पास आता है और उसे समझाने का ट्राई करता है, पर वो ये कहती है कि ये वाला टूर्नामेंट इस सिटी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो नर्वस होना जाहिर सी बात है। तभी अचानक से ये अनाउंसमेंट होती है कि अगला मैच स्टार्ट होने वाला है और ये मैच जॉर्ज और एरल के बीच में है। रायना भी उसे जाते हुए ऑल द बेस्ट कहती है, जिसके बाद एरल मैदान में आ जाता है, पर ये सारे लोग जॉर्ज को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में काफी अजीब लग रहा होता है। तभी लिलिया के डैड उसकी शॉट को नोटिस करते हैं और वो एरल को पहले ही वार्न कर देते हैं कि ये एक तरह की डीमन शॉट है, तो तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। अरे वाह, तुम्हारी नजरें तो काफी पारखी हैं, तुमने इसे काफी जल्दी पहचान लिया। लिलिया के डैड ये सारी कहानी सुनाते हैं कि पहले इस शॉट को डीमंस को मारने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये शॉट अपने आप ही डीमन बन गई और इसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। वो शॉट ये कहती है, अब मैं आजाद हो चुकी हूँ, तो मुझे उन सभी से बदला लेना है जिसने मेरे साथ ऐसा किया, और जॉर्ज ने मुझे आजाद करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो मैं इसके साथ हूँ। जैसे जॉर्ज इन सभी को इस शॉट का नाम बताता है तो सारे लोग ये सुनते ही काफी चौंक जाते हैं और यहाँ पर बैठे
हुए सारे के सारे लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और पूरे एरिना में भगदड़ मच जाती है। ये देखकर स्वॉर्ड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे वो चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देती है और सारे लोग इस बैरियर में ट्रैप हो जाते हैं। इस स्वॉर्ड को सभी को परेशान करने में काफी मजा आ रहा होता है। फिर हम एरल को देखते हैं जो कि अब भी इसके सामने टस से मस नहीं हुआ है, लेकिन फाइट करने से पहले ही ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। जॉर्ज ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्वॉर्ड गॉड जैसा कोई होता भी है? ऐसा आजकल कोई भी नहीं है, ये सारी बस अफवाहें हैं और आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे डिफीट कर पाए। एरल उसे कहता है कि मैं तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि स्वॉर्ड गॉड अब भी जिंदा है और वो मेरी मॉम है। वैसे मैं एक स्वॉर्ड गॉड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें काफी आराम से खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और एरल की स्पीड सच में काफी ज्यादा होती है। जॉर्ज को ऐसा लगता है कि ये तो स्वॉर्ड गॉड की तरह ही फाइट कर रहा है, पर इससे भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले पल वो एरल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि एरल सच में हार चुका है और जॉर्ज काफी इविल तरह से स्माइल करता है। शायद से तुम हार चुके हो और तुम्हारा कहना सब कुछ बेकार था। जॉर्ज की ये देखकर काफी ज्यादा फट जाती है कि एरल को इससे एक भी खरोंच नहीं आती और वो काफी गुस्से में आकर एरल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू करता है, लेकिन एरल उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वो जॉर्ज के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे जॉर्ज की हालत काफी खराब हो जाती है। ये तो सच में स्वॉर्ड गॉड की तरह फाइट कर रहा है, इसकी स्किल्स तो काफी कमाल की है। जॉर्ज के कुछ करने से पहले ही एरल उसे हरा देता है। यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग एरल को चीयर अप कर रहे होते हैं कि उसने काफी आसानी से इस डीमन को हरा दिया, पर अभी ये स्वॉर्ड हार नहीं मानती और वो इस स्टेडियम में किसी ऐसे को ढूंढ रही होती है जो कि उसकी पावर्स का सही से इस्तेमाल कर पाए और उसे वो इंसान मिल जाता है जो है लिलिया के डैड। अब ये स्वॉर्ड रोएना के ऊपर अटैक कर देती है और जैसे एरल उसे बचाने के लिए सामने आता है तो ये स्वॉर्ड लिलिया के डैड को अपने कब्जे में कर लेती है। एरल ये समझ जाता है कि इंसान को हराने से कुछ भी नहीं होगा, उसे स्वॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। अब ये स्वॉर्ड एरल से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और वो ये कहती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी वाइफ को जॉन से मार दूंगा। अबे ओए ये उसकी वाइफ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड भी घन चक्कर है। अब इस स्वॉर्ड के पास लिलिया के डैड की मेमोरीज होती हैं, तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि लिलिया उसकी वाइफ है। लिलिया को भी ये सारा कुछ देखकर ठंडे पसीने आ रहे होते हैं और वो इस बात से काफी डर रही होती है जो कि एरल ने बोली है। वो ये कहता है तो चलो फिर मैं तुम दोनों को ही जान से मार देता हूँ। अबे ओए क्या कर रहा है ये? स्वॉर्ड कहती है क्या तुम पागल हो जो अपनी वाइफ को ही जान से मारना चाहते हो? और इस तरफ लिलिया की फटकर चार हो जाती है और वो एरल से सारी माफिया मांग रही होती है जो भी उसने पहले किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सारा कुछ झूठ था, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। ये बच्ची कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही है, क्या मैं इसे जान से मार दूं? लिलिया के डैड अपने हाथ पर कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं जिससे उनकी ये पकड़ ढीली हो जाती है और लिलिया इससे बच जाती है। एरल को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसके डैड इस स्वॉर्ड से अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं। मैं तुमसे इतनी जल्दी हार नहीं सकता, मुझे अभी ही अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता लगा है, तो मैं इनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। ये बोलते ही वो इस स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकते हैं और वो भी अपनी टेक्निक से इस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी कि इसका काम 25 हो जाता है और ये स्वॉर्ड पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस स्वॉर्ड के खत्म होते ही यहाँ पर लगा हुआ सारा का सारा बैरियर भी खत्म हो जाता है और सारे लोग काफी खुश हैं कि एरल ने उस डीमन को और साथ में उस स्वॉर्ड को हरा दिया है, जिससे एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।